नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इंडियन आर्मी जीडी में आज तक पूछे गए सबसे टफ क्वेश्चंस हैं। और इसमें अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी है 45 प्लस, वैसे तो बहुत कम लोग स्कोर कर पाएंगे 45 प्लस, लेकिन जिन लोगों का भी 45 प्लस या फिर 45 के आसपास या फिर आप लोग 40 प्लस भी ला दोगे तो आप लोग की सिलेक्शन 2020 में मैं गारंटी लेता हूँ पक्का आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। और खास करके आप लोग इसमें मैथ का सॉल्यूशन जरूर देखना, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टफ पूछा गया है। जीके तो वैसे नॉर्मली है, जीके जीएस, लेकिन जो 15 मैथ क्वेश्चन है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन टफ ही है। तो आप लोग इसकी मैथ सॉल्यूशन जरूर देखना। मैं बहुत ही बच्चे की तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद है, चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और फ्रेंड, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और फ्रेंड्स, वर्तमान में WHO के हेड कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेड्रोस एडेनोन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जो है यह 4 अप्रैल 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और दोस्तों 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और फ्रेंड्स, 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया था, जिसे काला कानून के नाम से पारित किया गया था। और फ्रेंड्स, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह हुआ था आपके अमृतसर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अमृतसर में ही जो स्वर्ण मंदिर है वो स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो कि अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कयक इनमें से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कयक जो है एक प्रकार का नाव है, यानी कि बोट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और फ्रेंड्स, जो नासिक है यह 190 किलोमीटर दूर है मुंबई से, जो कि मुंबई के नॉर्थ में यानी कि उत्तर साइड में पड़ता है नासिक। और दोस्तों, नासिक को ही भारत का जो वाइन कैपिटल है, वाइन कैपिटल यानी कि शराबों की नगरी, वो नासिक को ही कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है वो भी नासिक में ही आयोजित किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS तरंगिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यहाँ लंबी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो फ्रेंड्स, यह दक्षिण अमेरिका से निकलती है। और फ्रेंड्स, अमेजन नदी की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो यह 6400 किलोमीटर है और यह दक्षिण अमेरिका से निकलती हैं। और ये विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। और वहीं अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, तो वही अगर हम लोग बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। और फ्रेंड्स, नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर, जो कि 250 किलोमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमेजन नदी। और फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी और सेकंड नंबर में आएगी आपकी अमेजन नदी, यानी कि सबसे लंबी नदी है नील और उसके बाद आती है अमेजन। अब और फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे कि नील नदी की लंबाई ज़्यादा है तो यही सबसे बड़ी नदी भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अमेजन क्यों बताया, तो उसका एक रीज़न है। जो अमेजन की जो पानी है, नदी में जो पानी का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमेजन का नदी ही का पानी फैला हुआ है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा आपका अमेजन और सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को ये सब याद रखना है। और फ्रेंड्स, नील नदी जो है यह अफ्रीका के उत्तरी साइड में यानी कि अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में कमानों की संख्या 7 होती है, इंडियन नेवी में कुल 3 होती है और इंडियन एयरफोर्स में कुल 7 होती है। ये सभी आप लोग को याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो इंडियन नेवी की 3 कमान है वो भी आप लोग को बता देता हूँ। पहला तो है आपका मुंबई में, दूसरा है आपका कोचीन में और तीसरा है आपका विशाखापट्टनम में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वैसे जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और फ्रेंड्स, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी को उत्तराखंड के नैनीताल में। और फ्रेंड्स, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसे पहले हैली नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम लोग जानते थे। और दोस्तों, वही अगर हम लोग बात करें जो
जो एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में स्थित है, और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, वही बहुत ज़्यादा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रियाल, और सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की पहली जो महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, और इन्हें ही भारत का बुलबुल यानी कि भारत की जो बुलबुल थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता था। और फ्रेंड, जो सरोजिनी नायडू थी यह प्रथम भारतीय महिला थी जो कि नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग मेरे चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैनल में जितने भी क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल, पीडीएफ हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, सब कुछ फ्री में आप लोग को दिया जाता है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यहाँ पे सब कुछ आप लोग को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है यहाँ। सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड्स, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है हमारे भारत का राष्ट्रपति, और वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। इनसे पहले एक राष्ट्रपति था जो कि 13वें नंबर राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सब याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बनने का एज होता है 35 साल, यानी कि आप लोगों को अगर राष्ट्रपति बनना है तो आप लोग का एज 35 साल प्लस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर का जीत हुआ था, और ये लड़ाई 1526 को लड़ी गई थी। और फ्रेंड्स, इसी लड़ाई में जब बाबर की विजेता हुई तो इसी समय मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुई। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इसकी द्वितीय युद्ध कब हुई थी, तो फ्रेंड्स, पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, और पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानों के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, मलेरिया जो है यह एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और फ्रेंड्स, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया रोग में हमारे जो रक्त ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में पैरासाइट नहीं है, ना ही प्लाज्मोडियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रोटोजोआ के कारण भी होता है, और वैसे ये मुख्य प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई जो है यह बांझ विरोधी विटामिन कहलाता है, और विटामिन ए जो है इसकी कमी से हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जो कि धूप में पाया जाता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्य, बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो फ्रेंड्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू एस। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स, कार्य की ऐसी यूनिट होती है जूल। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, जो कुनैन है ये पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो इंसुलिन है ये एक तरह का हार्मोन है, और ये हमारे अग्नाशय के जो बीटा सेल है, तो हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है। और आप लोगों से पूछे कौन सा सेल से, तो इसका आंसर देना है बीटा सेल। हमारे अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। और अगर हम लोग बात करें एस्पिरिन की, तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का एसिड है जो कि दर्द, बुखार ये सब को ठीक करता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी जाती है, और रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2, इसे ही सोडा बनाने के लिए तैयार किया था। और फ्रेंड्स, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी CO2 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? तो फ्रेंड्स, जो गति है ये एक प्रकार का अदिश राशि है, बाकी जो बल हो गया, त्वरण हो गया, ये दोनों सदिश राशि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और लोहा की कमी से ही एनीमिया रोग या फिर रक्त अल्पता की रोग हो जाती है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अगला क्वेश्चन है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और फ्रेंड्स, कोशिका का जो पावर हाउस है या फिर शक्ति घर, वो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त किस में प्यूरिफाई होता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में जो ब्लड है वो हमारे किडनी में प्यूरिफाई होता है। फ्रेंड्स, जो किडनी है इसकी
कार्यात्मक इकाई तो आप लोगों ने जान ही ली, इसकी कार्यात्मक इकाई है गुर्दा नेफ्रॉन। और फ्रेंड्स जो हमारी किडनी है इसकी शेप होती है बीन के टाइप का, जो बीन्स हम लोग खाते हैं इस टाइप का इसकी शेप होती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किन गैसों की उपस्थिति के कारण एसिड रेन होती है। तो फ्रेंड्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो इसी के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है। तो फ्रेंड्स जो विद्युत प्रवाह है यानी कि करंट ये अमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कलर क्या है। तो फ्रेंड्स जो प्राथमिक कलर है वो है रेड, ब्लू एवं ग्रीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्मोन। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं जो इंडियन आर्मी है उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ जो मानव शरीर, आप लोग इसको अच्छे से रट लेना, जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मानव शरीर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें से ही 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग के 100% पूछे जाते हैं। 100% आप लोग जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100 से लेके 150 तक मैं सारे क्वेश्चन एक वीडियो में बना दूंगा, जो कि 20-30 मिनट का वीडियो होगा। अगला क्वेश्चन है हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो फ्रेंड्स हवा में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम लोग ऑप्शन सी टिक करेंगे, क्योंकि 0.03% के आसपास है ये 0.04। और फ्रेंड्स वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होता है जिसकी प्रतिशत होती है 78%। और फिर उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है यानी कि 23 जोड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अगर जो 15 से 20 इसकी सेट आते हैं इंडियन आर्मी के, आप लोग अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आप लोग का लगभग 80% तो यहीं आप लोगों का स्कोर समझ लो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इंडियन आर्मी में। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है यानी कि 639। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। फ्रेंड्स जो लैक्टोबैसिलस है यही दूध को दही में बदल देता है। और फ्रेंड्स दूध से दही का बनना ये कोई प्रकार का रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज है। दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन मैथ के आए और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो 15 में से कम 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लोगों को नहीं आते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं बहुत ही ईजी वे में करवाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, और जो 1 साल का बच्चा है, नर्सरी का भी बच्चा है, वो भी इसे आराम से समझ जाएगा, क्योंकि मैं इतने प्यार से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं आप लोग को पूरा फ्री में पढ़ाऊँगा जब तक आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, और फिर साथ में 9 और 25 का मध्य अनुपातिक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इनमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तीसरा अनुपातिक कैसे निकालते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 12 और 30 का आप लोगों को तीसरा अनुपातिक निकालना है। तो 12 रेशियो 30 कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू में 30 के बगल में 30 आ जाएगा और फिर कॉमा देके x लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 30 का अनुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था हम लोग को। तो 12 अनुपात हम लोगों ने 30 किया और फिर इज इक्वल टू 30 के बगल में 30 आया और फिर इसके बाद में कॉमा देके तीसरा अनुपातिक हम लोग x मान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, 12 गुना x करना है, 30 गुना 30 करना है। तो 12 गुना x करेंगे तो 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 30 गुना 30, ठीक है। तो 12 यहाँ पे चला जाएगा बटा में और x वहीं रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 12 को मिटा देते हैं। अब काटा को टिक कर लीजिए, 6 से ये गया 2 बार में, 6 से ये गया 5 बार में, 2 से ये गया 15 बार में। तो 15 गुना 5 कितना होता है 75। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका आंसर तो निकाल लिए, इसका आंसर आ गया 75, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख लिए। अब आप लोग को निकालना है 9 और 25 का मध्य अनुपातिक। तो फ्रेंड्स मध्य अनुपातिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए a है पहला संख्या और दूसरा संख्या b है, तो आप लोगों को इसका बीच का मध्य अनुपातिक निकालना है। तो आप लोग क्या करना होगा, a इंटू b कर दीजिएगा और इसी का अंडर रूट कर दीजिएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 9 और 25 का मध्य अनुपातिक क्या होगा, 9 गुना 25 अंडर रूट। तो फ्रेंड्स ये जो निकल के आएगा 215 कुल निकल के आएगा, और जो कि अंडर रूट में रहेगा और बाहर ये रूट से बाहर आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका तीसरा अनुपातिक तो निकल के आया 75 और 9 और 25 का जो मध्य अनुपातिक है वो निकल के आया 15। तो काटा को टिक कर दीजिए, 5:1 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटा में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे। तो फ्रेंड्स तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो है m1
इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, यानी कि M1 का मतलब हो गया मैन, D का मतलब हो गया डे। तो यहीं पे हम लोग को इसका फॉर्मूला आप लोग को याद नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे M1 कितना दिया है 36 गुना D1 कितना दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू M2 कितना दिया हुआ है 15 और D2 कितना दिया है कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम लोग को D2 निकालना है, यानी कि हम लोगों ने x मान लिया। तो 5 से 15 गया 3 बार में, 5 से 25 गया 5 बार में, 3 से 36 गया 12 बार में। तो x इज इक्वल टू 12 25 60, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा हार्ड हो सकता है, आप लोग को याद नहीं होगा, तो इसको आप लोग बेसिक से कर लीजिए। पहले 7 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। तो पहला जो प्राकृतिक नंबर होता है वो होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, स्क्वायर तो याद ही होगा आप लोग को, 6 का होगा 36, 7 का होगा 49। तो आप लोग इसको जोड़ लेना और 7 से भाग दे देना, तो इसका आंसर आएगा 140/7, जो कि इसका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है 343 का क्यूब माइनस 113 का क्यूब बटा 343 का स्क्वायर प्लस 343 गुना 113 प्लस 113 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये ऐसा कुछ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा ही कि नहीं है कि नहीं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप लोग को इसका फॉर्मूला बस याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू को यही लिख देते हैं, ऊपर में क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने ये लिख लिया और नीचे में तो ये भी है ही ऑलरेडी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, बचा क्या ए माइनस बी। तो हम लोगों ने ए माना था 343 को और बी माना था 113 को। तो 343 में से 113 गया, कितना आया, ऑप्शन नंबर सी 230। काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप लोगों को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और इसको क्वेश्चन अगर आप लोग की जगह मैं भी होता तो छोड़ देता, क्योंकि थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप लोग इसमें 21 में 4 जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगा 680,625। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ टफ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ये भी थोड़ा टफ पूछा जाएगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर बेसिक आप लोग को पता है तो आप लोग इसे मात्र 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 साल में ए की उम्र बी की उम्र का 10 साल पहले का उम्र से 2 गुना हो जाएगा। अगर ए अभी बी से 9 साल बड़ा है तो बी का वर्तमान उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे ए लिख लिया और यहाँ पे बी लिख लिया। ओके, तो हम लोग मान लिए बी का वर्तमान उम्र एक्स है और ए जो है ये बी से 9 साल बड़ा है, तो ये हो जाएगा x + 9। तो यहाँ पे हम लोग बराबर कर देंगे और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 साल में, आने वाले 10 साल में ए की उम्र बी की 10 साल पहले की उम्र। तो फ्रेंड्स बी की 10 साल की पहले की उम्र में हम लोग क्या करेंगे, जो बी का वर्तमान उम्र x है तो 10 साल पहले इसका उम्र क्या था, x - 10 था। और यहीं पे क्या बोल रहा है, 10 साल में, आने वाले 10 साल में ए का उम्र, तो हम लोग x + 9 में +10 कर देंगे क्योंकि आने वाले का बात हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का हो जाएगा x + 10 + 9 कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू बी का क्या हो जाएगा एज x - 10। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। x का एज निकल के आया x + 19 और b का एज निकल के आया x - 10। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे कि 2 गुनी हो जाएगी, ए की उम्र 2 गुनी हो जाएगी ऐसा करने से। तो यहाँ पे हम लोग x - 10 को 2 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया 2x, बी का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से x को गुना करेंगे 2x - 20 इज इक्वल टू x + 19। तो ये निकल के आया, x अगर यहाँ पे जाएगा तो ये 2x से माइनस हो जाएगा तो खाली x बचेगा और -20 यहाँ पे आएगा तो 20 और 19 जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू 39 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 39 वर्ष। ठीक है, तो ये बी की वर्तमान उम्र निकल के आएगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को बेसिक नहीं आता है
तो आप लोग ऑप्शन से भी इसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मान लिया कि बी की वर्तमान उम्र है 39 साल। यहाँ क्या बोल रहा है कि 10 साल में, आने वाले 10 साल में ए की उम्र बी की 10 साल के पुराने उम्र से दोगुनी होगी। और अगर ए अभी बी से 9 साल बड़ा है, तो फ्रेंड्स अगर बी अभी 39 साल है तो वो ए से 9 साल बड़ा होगा, यानी कि 48 साल का होगा। ओके, और वो अगर 48 साल का होगा तो आने वाले 10 साल में तो ये कितने का हो जाएगा, ए आने वाले 10 साल में 58 साल का हो जाएगा। ठीक है, ये 58 साल का हो गया और इसका 10 साल पुराना का बात कर रहा है, यानी कि 39 में से 10 घटा देंगे तो ये 29 साल का हो जाएगा। तो देखिए इसका दोगुना हो गया कि नहीं। आप लोग ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते थे और वैसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं 100% श्योर से बता सकता हूँ, किसी को नहीं आता होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने कॉपी में इसे सॉल्यूशन कर लिया है, बिकॉज वहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, PDF में बहुत कम जगह थी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पहला दिया था √2, फिर दिया था 3√3, फिर दिया था 4√4। तो फ्रेंड्स हम लोग √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, आप लोग देखिए। हम लोग √2 को ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 सहित 1/2। और 3√3 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3। और 4/4 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 का पावर 1/4। आप लोगों को ये कैसे आया, आप लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग क्या करना है, ये जो पावर है सबका 2 पावर है, मतलब 2 सहित 1/2 जो नीचे में है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आप लोग को इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, यानी कि पावर का 1/2 में नीचे 2 था, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकल के आएगा 12। ओके, इसका एलसीएम निकल के आएगा 12। और फिर उसके बाद में आप लोग क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एलसीएम निकल के आया 12। तो फ्रेंड्स 2 को तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। और 2 को अगर 12 से हम लोग काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लेना 2 सहित 6/12, फिर कॉमा देना है। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 3 का 3 यहाँ पे लिख लिए, और फिर जो 3 सहित 1/3 था, तो इसका जो 3 है इसको 12 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 3 सहित 4/12। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें 4 सहित 1/4 की, तो इसका 4 को हम लोग 12 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो 4 सहित 3/12 ये भी हो गया। तो फ्रेंड्स 12, 12, 12 तीनों में कॉमन है, देखिए 12, 12, 12 ये इसका एलसीएम भी आया था। तो इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 12 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बाहर 12 जो है बाहर रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो ये था 2 सहित 6/12, तो इसका मतलब हो गया 12 तो कॉमन है, और फिर इसका मतलब है कि 2 का मान 6 है। तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट में लिख ली 2 का मान 6। फिर उसके बाद ये 12 हम लोग यहाँ पे लिख लिए, सेकंड वाला 12। और फिर इसके यहाँ पे दिया हुआ 3 का पावर 4, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट में लिख लिए 3/4। फिर नेक्स्ट आया 4 सहित 3/12। तो फ्रेंड्स इसमें ही 12 कॉमन है, तो 12 को हम लोग बाहर लिख लेंगे, और 4 का पावर 3 ये अंडर रूट में लिख लेंगे। तो आप लोग को देख लेना कौन इसमें सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया है अंडर रूट में 2 का मान 6, तो इसका मतलब होता है 12 का मान जो अंडर रूट में है वो 64 है। ठीक है, और फिर सेकंड जो यहाँ पे दिया है 12 का अंडर रूट 3 का मान 4, तो 3 का मान 4 कितना होता है, 81 होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है 12√81 यही इसका आंसर हो जाएगा वैसे, और आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 12 का अंडर रूट में अंदर 4 का मान 3, तो फ्रेंड्स 4 का मान 3 कितना होता है, 4⁴, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक अंडर रूट जो अंडर रूट में 81 है, यानी कि ये जो इसका सेकंड नंबर था, यहाँ पे देख लीजिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है, तो सेकंड वाला इसका आंसर सबसे बड़ा दिख रहा है। और फ्रेंड्स वैसे तो ऑप्शन में ये दिए नहीं है, तो फ्रेंड्स जो सेकंड नंबर था वो कौन सा था, तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर में जो था ये था 3√3, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3√3 सबसे बड़ा अंडर रूट है। बाकी ये दोनों बराबर है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों बराबर है, यानी कि 4√4 और अंडर रूट 2 दोनों बराबर है, और जो 3√3 है ये सबसे बड़ा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों को ग्राफ से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम में 80% छात्र इंग्लिश में पास है, और गणित में यानी कि मैथ में 85% पास है, और 75% स्टूडेंट दोनों में पास है, और 40% जो है दोनों विषय में फेल है। तो कुल छात्रों की संख्या आप लोग बतानी। तो बस आप लोग इसको क्या करना है, आप लोग को डायग्राम बना लेना है। मैं आप लोग को सिखला रहा हूँ। तो आप लोग को एक डायग्राम बनाना है इंग्लिश का, और एक डायग्राम बनाना है मैथ का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है इंग्लिश का और ये है मैथ का। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, और मैथ में 85% पास हुए, और 75% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो आप लोग को जो कॉमन देखना है दोनों में कितने परसेंट पास हुए, 75%। तो आप लोग को लिख लेना है इसमें 75% दोनों में पास हुए हैं।
फिर आप लोग को ये देखना है कि क्या लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़िए। एक परीक्षा में 80% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हुए, तो फ्रेंड्स 75% तो दोनों में पास हुए, यानी कि इंग्लिश में भी और मैथ में भी। तो बचा जो 80 में से 75 घटाएंगे तो बचेगा 5, तो यानी कि 5% यहाँ पे और 75% यहाँ पे, तो टोटल मिला के इस गोला में 80% हो गया। आप लोग गिन लीजिए, ये इंग्लिश का गोला है, इसमें कुल मिला के 80% स्टूडेंट हो गया। 75 यहाँ कॉमन है और 5 यहाँ है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा है गणित में 85% लोग पास हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 75% तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, और बाद बचा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो हो गया 85% मैथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस गोला में ये मैथ का है, तो इसमें 75 + 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका 85। तो फ्रेंड्स अब जोड़ लीजिए कितना टोटल स्टूडेंट लोग पास है, तो 5 यहाँ हो गया, 75 यहाँ हो गया और 10 यहाँ हो गया, तो कितना वो जोड़ लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 90%, यानी कि 90% कुल पास स्टूडेंट है। ओके, पास स्टूडेंट 90% है। तो फेल कितने हैं, 10% लोग फेल है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 10% फेल नहीं है, 40% फेल है। तो फ्रेंड्स 10% फेल नहीं है, 10% यूनिट इज इक्वल टू 40% होता है, तो काटाकुटी कर लेंगे तो 1% यूनिट इज इक्वल टू 4% होगा। तो हम लोग को स्टूडेंट भी 100% ना हो के कितना हो जाएगा, 100 × 4 कुल 400 स्टूडेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और फ्रेंड जो 44 नंबर है क्वेश्चन, इसमें इसका ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पे 640 ये जो है 646, यहाँ पे 640 हो जाएगा, और 640/9 ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया है 6.46 का आंशिक मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6.46 दिया है, तो यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 0.46 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो आप लोग बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो 6.46 है, इसको हम लोग को क्या करना है, जो पॉइंट के बाद दो वर्ड है, तो उसमें से हम लोग को जो पॉइंट के पहले का वर्ड है 6, उसको माइनस कर देना है। तो फ्रेंड्स 46 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो सॉरी 646 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 640 आएगा। और बटा में क्या करना है, जो पॉइंट के बाद में 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड है 4 और 6, तो जितना वर्ड है उतना ही 9 बैठा देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 वर्ड है तो हम लोग 2 0 बैठा देंगे, और फिर उसके बाद में एक 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक वर्ड है तो यहाँ पे एक 0 लगेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 640/990, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 2/3 फिर 8/9 फिर 64/81 और 10/27 का SCF क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, इसका SCF निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2/3 8/9 64/81 और 10/27, इसका हम लोग को SCF निकालना है। तो SCF निकालना है तो हम लोग जो अंश है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है, इसका हम लोग को SCF निकालना है। तो फ्रेंड्स ऊपर में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है आपका 2, क्योंकि 2 सबसे विभाजित हो जाता है। और नीचे वालों का हम लोग को LCM ले लेना है। तो ऊपर में आया 2 और नीचे वाले का अगर हम लोग 3, 9, 81 और 27 का LCM निकाले तो इसका आंसर हो जाएगा 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/81। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। वहीं अगर दोस्तों आप लोगों से बात करता कि इसका LCM क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते, ऊपर वाले का LCM ले लेते, 2 64 10 और 8 का LCM ले लेते, तो इसका LCM हो जाता फ्रेंड्स 320 इसका LCM हो जाता। और नीचे वाले का SCF ले लेते, 3, 9, 81, 27 का, तो इसका आंसर हो जाता 320/3। तो ये इसका आंसर हो जाता है। लेकिन आप लोग का SCF बोला तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/81, यानी कि ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का LCM, अगर SCF निकालने बोले तो। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा का चाल से चल रही है, तो 15 सेकंड में वो कितनी दूरी जाएगी। तो फ्रेंड्स 108 किलोमीटर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग को 5/18 से गुना करना होगा। तो 18 से ये 6 बार में जाएगा, 6 बचे 30, यानी कि ये जो कार है इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और ये 15 सेकंड में कितना जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड में ये जाएगी आपकी 450 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज का रेट से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, तो वह राशि क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 साल 8% है और समय दिया है 6%। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये 48% हो जाएगा, और कोई भी राशि 48% में खुद की डबल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डाटा जो अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है अगर एक वृत्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में कितनी % वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स मान लिया हम लोगों ने कि ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 4 मीटर है,
और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 75% वृद्धि हो गई। तो फ्रेंड्स 75% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, यानी कि 4 हो गया 100 और 3 हो गया 75। तो फ्रेंड्स 4 में 3 की बढ़ोतरी हो गई तो कितनी हो गई, 7 हो गई। तो फ्रेंड्स पहले रेडियस 7 था, अब 7, पहले 4 था अब 7 हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो इसकी परिधि क्या होती है 2πr, इसकी वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो पहले कितनी थी 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, पहले कितना था 4 था और अब कितना हो गया 2 इंटू पाई इंटू 4 से 7 हो गया। तो आप लोग देख लीजिए पहले कितना था 8 पाई था और अब कितना हो गया 7 इंटू 2 14 पाई हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई 6 की वृद्धि हुई, किस पे हुई 8 पे। तो गुना 100 कर देंगे, ये गया 25 बार में, ये गया 4 से 2 बार में, 2 से ये गया 3 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 75%। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान कितना हो जाता है। फ्रेंड्स बहुत लोग इसका आंसर ऑप्शन डी देंगे जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2 और इसको बटा करना है cos 45 से, तो इसका मान भी होता है 1/√2। तो दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप लोग काटने नहीं आता है तो बटा के जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/1। तो ये कट गया, ये कट गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हेमिस्फेयर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल क्या होता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2πr²। फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, अभी जस्ट क्रिएट किया 10-15 दिन पहले मैंने चैनल को बनाया है। तो आप लोगों को अगर चैनल अगर पसंद आए, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे मैं आप लोग को फ्री में पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए और जय हिंद।